कुछ और एनर्जी तो बनना चाहिए. So that was the starting turning point in my life कि नहीं देर कम हो कि मैं कुछ छोड़ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ. So we started just now. Oh, that's good. So ये मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ and I'm not prescribing any medicine and any other thing, but कैसे मैं इसके साथ स्ट्रगल किया, how I cured it, पहले कंट्रोल किया, then eventually got cured. So I started all these things. So research करना शुरू किया. मुझे कोई सही इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही थी. When I started researching the medical journals, उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड था वो सारा सिस्टम समझने, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड. तो अब वो कैसे उस चीज़ को समझूँ मैं, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो चीज़ समझ में आने लगी. तो हमने कहा इट इज़ वर्किंग, कि एटलीस्ट कंसेप्ट समझ में आ रहा. जो चीज़ डॉक्टर चेतन फंग बोलता है तो उसको मैं रिसर्च करना शुरू किया. फिर उसके बाद रिसर्च में मैं आगे बढ़ता चला गया. तो जब मैं आगे उन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था तो ये हिपोक्रेटिस के बारे में पता चला. ही इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन. और उसने दो चीज़ें बड़ी अच्छी बात कही थी, और ये मेरा एक क्या कहेंगे इसको मूल मंत्र, फाउंडेशन. एक फाउंडेशन वाली चीज़ बन गई हमारे लिए कि नहीं, मैं आई शुड ट्राई ऑन फोकसिंग ऑन दिस वन और अपने रिसर्च को मैं यहाँ से बढ़ाऊँ. तो उसने कहा कि फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और दूसरी चीज़ उसने बोला कि ब्रेन के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, कि फिजिकल हेल्थ इज रिलेटेड विद मेंटल हेल्थ, और दोनों एक दूसरे के साथ में. इफ़ यू वांट टू क्योर समथिंग वी हैव टू मूव विद बोथ द थिंग्स टुगेदर. कि अगर हम सिर्फ वो कर रहे हैं फिजिकल पे वर्क कर रहे हैं तो इट विल नॉट वर्क एज अ फुल साइकिल. तो इस कंक्लूजन में पहुंचा. इफ डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू इन लाइफ. So disclaimer before starting all these things, the information provided here is not a medical advice. The content is for awareness purpose only. I do not prescribe any medicine on any herb. I do not recommend to stop consuming carbs. लोग कहते हैं कि कार्ब बिल्कुल बंद कर दिया जाए. तो if we stop carb at all, I mean completely, तो बॉडी जो है उसको हैंडल नहीं करेगी बाद में. And there I will go through this in detail. So please do not blindly practice any health tips. Do your due diligence. पहले आप अपना सर्च कर लें कि आपकी बॉडी के लिए क्या चाहिए. किसी ने बताया, मेरे साथी हैं बड़े अच्छे अमान सैयद, इन्होंने बोला कि इनके तरफ वो सही है कि लोग कहते हैं कि वो देखो तुम्हारा कान जो है कौवा लेके जा रहा. तो वी डोंट टच आवर कान, वी रन आफ्टर द कौवा. तो इन्होंने कहा कि नहीं पहले ऐसे नहीं, पहले इस चीज़ को देखो. ये बात बड़ी अच्छी लगी. मैंने कहा मैं कोर्स कर लिया. तो ये स्लाइड है. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स कि मेडिकल जर्नल्स को पे इंफॉर्मेशन में कहाँ से ढूंढूँ, कैसे ढूंढूँ. कुछ ऑथेंटिक साइट्स हैं. PubMed जो है इसमें सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे है. छोटा उसको दिखाना चाहता हूँ. ये PubMed जो है यूएस की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है. इसमें बहुत सारे रिसर्च रखे हुए हैं. एनीवन कैन एक्सेस. इस तरीके से बहुत सारे और मेडिकल जर्नल्स होते हैं. तो यहाँ पर रिसर्च किया हुआ रहता है सब्जेक्ट के ऊपर और उसकी इंफॉर्मेशन रहती है. दीज आर ऑल ऑथेंटिक थिंग्स. हम लोग इधर उधर से ढूंढते हैं, गूगल सर्च पर ढूंढ लिया, पता नहीं सही है गलत है, कितने लोगों को रिसर्च हुआ है, क्या उसका इफेक्ट आया है, वो कुछ डिटेल नहीं रहता. तो इसमें यू गेट अ क्लियर पिक्चर कि नाउ हाउ मेनी मोर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू गैदर. तो ये सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी तो मैंने सोचा कि इसको कुछ सिंप्लीफाइड वे में रखा जाए, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर दे हैव गॉट tons of researches published on this. So even doctors today, if you go and ask them कि ये मुझे प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई डू, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, वो बोलेगा आप दवा खाइए और एंजॉय द हेल्दी लाइफ. हाउ टू एंजॉय द हेल्दी लाइफ, हाउ टू डू हेल्दी लाइफ, क्योंकि बेसिकली व्हेन वी आर एजिंग ऑल these problems come in. Cholesterol, blood pressure, diabetes,
and we start losing our muscles also, sarcopenia. So this is very dangerous thing. अगर मसल्स लूज हो गए तो उसको गेन करना इट इज सो डिफिकल्ट. मोटापा को कम करा जा सकता है. All these symptoms can be cholesterol, diabetes, and blood pressure. This can be controlled. Muscle loss is a very big challenge. तो इसके ऊपर भी बात करेंगे. Okay, so why I chose this topic? Because this topic is an important topic. Because ये एक साइलेंट किलर है. जैसे सर दर्द में मुझे मालूम है कि सर दर्द हो रहा है, एटलीस्ट कोई दवा मैं खा सकता हूँ, मगर इसमें पैरामीटर्स कब चेंज हो जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे कभी कभी. इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन समटाइम्स इट इज़ नॉट कंट्रोल. व्हाट टू डू देन? दवा ले रहे हैं लेकिन फास्टिंग में जो है वो ग्लूकोज लेवल हाई रह रहा है. इवन ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं रहा बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. तो many factors affected है. तो ग्लूकोज यानी शुगर खाने से क्या होता है? इट अफेक्ट्स द ब्रेन. हमको बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट गुड एज वेल एज इट गिव्स अ सैटिस्फैक्शन. तो एक केमिकल रिलीज होता है ब्रेन में, उसको डोपामिन कहते हैं. वो मुझे प्लेजर की फीलिंग देता है. इट हैज़ अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर ब्लड सिस्टम. गट में ट्रिलियंस ऑफ गुड एंड बैड बैक्टीरिया हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसके पूरे बायोम को यानी पूरे उसके एटमॉस्फेयर को या उसके पूरे जंगल को जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उसको ख़राब करना शुरू करता है. इट ग्रोज मोर बैड बैक्टीरिया. और वहाँ बैड बैक्टीरिया जब ग्रो होते हैं तो इट अफेक्ट्स द होल बॉडी. तो सबसे पहले इसका कनेक्शन रहता है गट का ब्रेन. ब्रेन को अफेक्ट करना शुरू करता है. इम्यून सिस्टम को डाउन करने लगता है. तो वी आर मोर प्रोन टू मेनी डिजीजेस. And when the blood sugar is uncontrolled, what happens? We suffer from metabolic syndrome and mental health. इसमें क्या चीज़ें हैं? Metabolic syndrome अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि metabolic syndrome में there are cluster of complications. जैसे high blood pressure है, triglyceride level is high, HDL cholesterol is low, यानी good cholesterol is low, bad cholesterol will be going up, मोटापा बढ़ेगा कभी कभी बहुत सारे लोगों में, and eventually we go to diabetes type 2. So any two or more than two is named as per the modern medicine as metabolic syndrome. तो मैं इस complicated word को हटा करके सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि the cluster of this group is known as metabolic syndrome, and this is more important because the root cause of all these things is one. Now the second part of this one कि मीठा खाने से बहुत ज़्यादा एक्सेस when we are abusing ourselves with too much मीठा, तो उससे क्या होगा? Rapid change in mood, fatigue, trouble in thinking clearly, stress, depression, anxiety, even Alzheimer's disease, the most common type of dementia. What happens in this one? It is a progressive disease beginning with mild memory loss. धीरे धीरे memory power कम होने लगती है. हम लोग को पता नहीं चलता है. इट इज़ अ साइलेंट किलर. धीरे धीरे और इवेंचुअली वो वी प्रोग्रेस इनटू अल्जाइमर्स. तो मैं यहाँ डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव द अवेयरनेस अबाउट दिस. देन आई विल गो इनटू डीपर. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में तो ये हाई ब्लड शुगर लेवल, व्हाट आर द मेन कॉजेज कि हमारे ब्लड शुगर का लेवल इतना हाई रह रहा है. तो कहेंगे यार यंग बच्चे को तो नहीं हो रहा इतना ब्लड शुगर हाई, मुझे क्यों हो रहा है? तो पुअर लाइफस्टाइल. एज वी एज सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगता है. तो पुअर लाइफस्टाइल मीन्स दैट द फूड दैट वी आर ईटिंग इज वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट और शुगर. तो शुगर सिर्फ में कार्बोहाइड्रेट इज एजुकेटेड, तो मैं कार्बोहाइड्रेट वर्ड यूज कर रहा हूँ. लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज, लेस और इम्प्रॉपर स्लीप. नींद ठीक से नहीं आनी, ये भी प्रॉब्लम है. इसमें नींद ठीक से नहीं आएगी. स्ट्रेस लेवल इज ऑलवेज हाई. और स्ट्रेस लेवल होना क्या बुरी बात है. इट इज द बेस्ट थिंग व्हिच हैपेंस इन आवर लाइफ. मगर इसका प्रोलॉन्ग होना दैट इज नॉट गुड. बहुत देर तक रहना. एंड दिस इज आई विल टेल यू व्हाई लेटर ऑन क्वेश्चन एंड आंसर.
So diabetes is a chronic condition that affects both physical and mental health. हम लोग सोचते हैं डायबिटीज हो गया कोई बात नहीं, गोली लिया खाया ठीक अभी सब कुछ सही है, रीडिंग सही आ रही है हमारी, तो दैट इज नॉट द केस बेसिकली. रीडिंग वो सिर्फ दवा की वजह से किसी तरीके से कंट्रोल, यू हैव टू कंट्रोल इट बाय हुक और बाय क्रुक. तो what types of diabetes are there? So there is pre-diabetic. इसमें क्या होता है, HbA1c is a test of blood which is done every 3 months and 3 months average blood sugar level बोला जाता है. Simple term में मैं समझा रहा हूँ, उसको कहते हैं HbA1c. The range of that one is, if it is between 5.7 to 6.4, it is called pre-diabetic. Then when we move forward and we lead the same type of life, then we go into insulin resistance, next stage. Insulin resistance में it is also known as type 2 diabetes, and generally इसमें लोग मोटे होते हैं. अगर मोटे नहीं तो वेस्टर्नल फैट यानी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का जो फैट होता है और पेट के अंदर का फैट, पेट निकला हुआ अक्सर, तो वेस्टर्नल फैट जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के पास वहाँ ज़्यादा आ गया हो, तो ओवरवेट अगर नहीं किए तो भी उस कैटेगरी में आ जाता है. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज टाइप 4 डायबिटीज. एंड समटाइम बहुत लोग स्किनी रहते हैं, बहुत सारे लोग ओल्ड रहते हैं, तो इनको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इनको भी बीमारी रहती है. और समटाइम्स नो इंसुलिन प्रोडक्शन, जैसे कि टाइप 2 में आगे स्टेज में अगर ये बीमारी बढ़ गई तो इट कन्वर्ट्स इनटू टाइप 1, और कभी कभी छोटे बच्चों में भी होता है, तो दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. उसके वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है. इसमें इंसुलिन ही नहीं बनता, तो उसमें वी हैव टू टेक सर्टेन काइंड ऑफ मेजर्स. उसको मैं डील नहीं करूँगा यहाँ पर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिस्ट दोस थिंग्स. उसके बाद आता है अल्जाइमर्स डिजीज, दिस इज नोन एज टाइप 3 डायबिटीज. इट इज लिंक्ड विद डायबिटीज, आई मीन, एंड समटाइम्स women develop diabetes during their pregnancy. It is a short period of time after delivery, it becomes normal. But डॉक्टर उसमें उसको उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को टेक केयर करते हैं. Okay, some people were asking me for this slide especially कि कितना क्या होना चाहिए हमारा रेंज. तो before starting this one, I mean जो लोग, those people who test themselves by themselves, even not even going to the hospital, उन लोग के लिए अच्छा है जानना, लेकिन they know all these things. लेकिन जिन लोग को यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि डायबिटीज या प्री डायबिटीज तक पहुँच गए और they don't do the test, उनके पास किट नहीं है और उनको मालूम भी नहीं है कि उनको इस तरीके की कोई चीज़ शुरू हुई है कि नहीं, लोग they don't even go to the doctor. तो इसमें दिखाया है कि डायबिटीज जो है, अगर HbA1c का लेवल it is above 6.5, it is confirmed diabetes as per American Diabetes Association. If it is between 5.7 to 6.4, it is pre-diabetic, and if it is below 5.7, it is normal. तो जो लोग को लगता है कि मुझे है कि नहीं है, because I haven't tested this one, तो मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि I don't feel any sign, तो वो साइन नहीं देता, वो साइन बिल्कुल आपके नहीं देता, एंड में देता है डायबिटीज, बिकॉज इट्स अ साइलेंट किलर. तो उसके कुछ साइंस यानी कुछ उसके इंडिकेशंस हमको आने लगते हैं कि क्या क्या चीज़ हो सकता है. जैसे कि अगर हमको टाइम से खाना नहीं मिले, टाइम से कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल खाने के साथ ना मिले, ब्रेड नहीं मिले, तो इरिटेशन होने लगेगा. भूख का कभी कभी बहुत हंगर पेन भी आएगा अचानक, वो बहुत तेज भूख लगी, गैस फॉर्मेशन होने लगेगा. These are signs that we are over dependent on carbohydrate and bad carbohydrate. ये स्टार्टिंग पॉइंट है. इस टाइम बंदे को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि now I have to take a measure to correct my lifestyle. So shall I move forward? या इसको थोड़ा सा और बताऊं. रैंडम देखिए, रैंडम मीन्स कि उसमें किसी भी टाइम टेस्ट कर लिया हमने, इट इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ एनीथिंग, मगर रैंडम में भी अगर चेक कर रहे हैं आप, तो इफ द ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl वो रहता है, इसको आप इस तरीके से सोचिए कि खाना खाया हमने और उसके 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के
बाद, 1.5 घंटे के बाद, इवन आफ्टर 2 आवर्स, जस्ट एट 2 आवर्स, अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl है तो दैट इज अ गुड साइन दैट वी आर ओके। अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल 200 एंड अबव है और 200 के आसपास है, देन इट इज नॉट गुड। इट कैन बी अ रैंडम वन, मगर रैंडम डिपेंड अपॉन आपने क्या खाया था। डिड यू ईट ग्लूकोज ओनली और आपने और कुछ खाया था? इसके बहुत सारे फैक्टर्स, मतलब रैंडम इज नॉट अ करेक्ट मेजर टू सी कि मेरा ग्लूकोज रेंज क्या है। इट इज द फास्टिंग वन, कि फास्टिंग बताएगा कि आपने रात में खाना खाया था, सुबह आप चेक कर रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है। अगर इफ इट इज बिटवीन 80 to 100 यू आर वेरी गुड, इफ इट इज अबव दैट यू हैव टू टेक केयर। डॉक्टर से दवा दे सकता है मगर यू हैव टू टेक केयर फॉर योरसेल्फ। लास्ट आइटम पे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही वाला। हाँ, ग्लूकोज पिलाते हैं डॉक्टर लोग, उसके बाद देखते हैं कि 2 घंटे के बाद ये लास्ट वाले कॉलम में कि उसका ब्लड शुगर लेवल कितना है, अबव 200 है या 140 199 के बीच में है या 140 है। आगे बढ़ो उससे। मेडिसिन मैं मेडिसिन के लिए क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस दे डोंट नो कि व्हेन वी फेस ऑल दिस प्रॉब्लम, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इस कंडीशन को नॉर्मल होना चाहिए, अब वो बहुत अच्छा काम करता है, वो कंडीशन नॉर्मल करता है, बट वी डोंट गो फॉर द क्योर। उसके साइड इफेक्ट्स हैं, मैं सब हाँ सब सेशंस आएंगे। तो इसमें स्ट्रेस का बहुत मेजर रोल है। एक तरफ तो हमारा खाना पीना और दूसरी तरफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस इसको थोड़ा सा समझ करता हूँ क्योंकि बहुत छोटा जगह है। आई थिंक एवरीवन कैन रीड इट नाउ। तो बेसिकली स्ट्रेस जो है वो इट कम्स फ्रॉम 3 डिफरेंट सोर्सेज, फिजिकल, केमिकल एंड इमोशनल। फिजिकल में कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, चोट लगी, कोई अचानक को डर गया बहुत ज़्यादा। केमिकल, बहुत ज़्यादा शुगर खा लिया, वो भी टॉक्सिन है मेरे लिए, यानी किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, या कोई जहर वाली चीज़ खा ली, या कोई चीज़ जो टॉक्सिन थी, तो पत्ता खा लिया, मालूम नहीं था क्या था। और इमोशनल ये छोटे बच्चे से लेकर के चाहे जितने उम्र का इंसान उसके ऊपर ये इफेक्ट करता है। तो इमोशन, ये फैक्टर्स स्ट्रेस के आते रहेंगे, मगर इसको हमें प्रोलॉन्ग नहीं करना। तो आवर बॉडी रिएक्ट्स ऑल द अबव स्ट्रेस इन द सेम वे एंड रिलीजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात करते हैं तो इट मेक्स द हार्मोन इम्बैलेंस, कोई ज़्यादा होने लगेगा, कोई कम होने लगेगा। बॉडी सोचेगी कि हम अभी फ्लाइट मोड में हैं, किसी खतरे में हैं, इसको बचाओ, इस बंदे को बचाओ। तो उसके इंसान को बचाने के लिए वो हार्मोन से रिलीज होना शुरू करते हैं कि कैसे उसको सेव किया जाए। उसके बाद में अगर ये सेम चीज़ कंटिन्यू रहेगी तो मैंने एक नाम करो। तो किडनीज के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो 2 तरीके के बेसिकली मेजर हार्मोन्स को रिलीज करता है। एक है एड्रेनलिन, दूसरा है कोर्टिसोल। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो प्रिपेयर करता है किसी भी इंसान को फाइट करने के लिए या फिर वहाँ से भाग जाने के लिए। तो इतना ऑक्सीजन बॉडी के अंदर डाल देता है उस हार्मोन के जरिए कि उसके अंदर ये प्रिपेयर बॉडी को प्रिपेयर कर देता है कि तुमको जो करना पड़ो, मैं तुमको बचाने के लिए या तो तुम भाग जाओ या लड़ो। दूसरा है कोर्टिसोल, ये ऐसा हार्मोन है या ऐसा केमिकल है कि चोट लगने पे भी वो चोट का एहसास नहीं होने देता। यदि आप फाइटिंग विद समवन का चोट मिल जाए तो चोट का एहसास नहीं होने देता, वो ब्लॉक कर देता है उस चीज़ को और फिर बंदा जो है उसमें कंटिन्यू करता है। तो इट प्रोटेक्ट करता है कि अगर शेर ने पंजा में मारा, उसको चोट लगी, खून निकल रहा है, लेकिन वो भाग जाएगा, उस टाइम उसको दर्द नहीं होगा बाद में। तो एंडोर्फिन के ही काम है। कोर्टिसोल रिलीज करता है, इससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा,
ब्लड के अंदर। जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाती है और इंसुलिन डाउन हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाता है या बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। तो ये कंडीशन होती है। एंड व्हेन वी हैव क्रॉनिक स्ट्रेस और बॉडी स्टेज एट अलर्ट, उस टाइम बॉडी अलर्ट पे रहती है, इवन दो देयर इज नो डेंजर, कोई डेंजर भी नहीं, फिर भी स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो इंसान की एक हैबिट है कि वो चीज़ों को, स्ट्रेस को किस तरीके से कैरी करता है, वो उसको एक पैटर्न बना लेता है सोचने का। उसने ये बात मुझे कही, अब उस चीज़ को वो ले करके घुमा रहा है, ये बात मेरे साथ क्यों हुई, उस चीज़ को घुमा रहा है। वो पास की चीज़ है, अगर उसके साथ हो रहेगा तो वो फ्यूचर में और प्रेजेंट में नहीं जी सकता, ही हैज़ टू मूव ऑन। तो मैं उसको बताऊंगा बाद में कि उसको कैसे इससे डील किया जाए, लेकिन इससे क्या नुकसान होते हैं। ओके, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट डिजीज होगा, डायबिटीज होगा, ओबेसिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किन प्रॉब्लम, एक्ने एंड इवन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। तो हार्मोन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। अगर we won't take care। सेरोटोनिन नहीं लिया अभी? सेरोटोनिन हाँ? ठीक है, आपने एक बोला वर्ड सेरोटोनिन, सब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। देयर आर 4 केमिकल्स इन द ब्रेन। मैं सोचा था कि इस चीज़ को मैं आ गया प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं, लेकिन आपने छेड़ दिया तो मुझे जवाब देना चाहिए। इसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन या हैप्पी केमिकल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है और सेरोटोनिन। तो these are 4 हैप्पी हार्मोन। जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो ये हैप्पी हार्मोन बिल्कुल रुक जाते हैं, बनते नहीं। हम लोग को इस पर काम करना है कि ये स्ट्रेस लेवल के एरिया को, क्योंकि हम लोग ऐसे माशरे में रहते हैं, ऐसा काम भी करते हैं कि हम लोग उससे दो चार होना पड़ता है, लेकिन उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना। तो आई विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स। इस डॉक्टर ने मुझे बहुत इंप्रेस किया था जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था कि ये सब जो प्रॉब्लम हो रही है, इनकी प्रॉब्लम को इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा था और उसके साइड इफेक्ट भी थे और दवाएं मेरी बढ़ती जा रही थी। तो ये डॉक्टर जेराल्ड ब्रेवन है एंड ही वाज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए में, कैलिफोर्निया में। अभी इसका इंतकाल हो चुका एंड ही प्रोक्लेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1988 कि ये जो डायबिटीज़ है और ये दूसरे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ का एक ही रूट कॉज है। और रूट कॉज उसका नाम उसने दिया है, इस पहले इस वर्ड को उसने कहा कि दिस ही कॉल्ड सिंड्रोम एक्स, और बोला कि आप लोग जितनी जो दवाएं दे रहे हैं, उस टाइम जो दवाएं देते थे लोग डॉक्टर, वो इंसुलिन बढ़ाने की दवा देते थे कि मोर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हैपन। उसने कहा कि नहीं, देयर इज ऑलरेडी इंसुलिन इन द बॉडी एंड ऑल दिस थिंग आर हैपनिंग ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या? क्योंकि जब इसने सब चीज़ें बताई तो उसने कहा कि ये इंसुलिन यहाँ पर लिखिए, यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? एक हार्मोन निकलता है हमारे पैंक्रियास से, जैसे पैंक्रियास से और भी चीज़ निकलती है, तो एक हार्मोन निकलता है पैंक्रियास से, उसका नाम है इंसुलिन, जो कंट्रोल करता है हमारे ब्लड शुगर को। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अब एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि वो समझ में आ जाए। जैसे कि कोई आदमी कोई नशे की चीज़ कर रहा है, सिगरेट पिया फर्स्ट टाइम या सिगार पिया फर्स्ट टाइम, उसको हुक्का पिया फर्स्ट टाइम, उसको नशा हल्का सा आया या ज़्यादा आया, उसको नशा लगा, लेकिन या शराब पिया, उसको नशा लगा, और वो अगर डेली वो चीज़ कर रहा है तो महीने दिन के बाद, 1 साल के बाद उसको रोज का शराब का हो या सिगरेट का हो या किसी चीज़ का, उसको उसका नशा नहीं होता, वो नॉर्मल है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी वही चीज़ होगी कि वो इंसुलिन से निकल रहा है, लेकिन ये इट इज़ नॉट कंट्रोलिंग माई ब्लड शुगर। सो दैट स्टेट ऑफ इंसुलिन को इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन इज नॉट वर्किंग। तो आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स वो दवा देते हैं कि इंसुलिन और बढ़ाओ। व्हेन दे गिव दिस मेडिसिन, क्या होता है, इंसुलिन तो बढ़ता है, पैंक्रियास और लोड होता है
और धीरे धीरे पेनक्रियाज भी काम करना उससे। देन वी मूव टू डायबिटीज टाइप 1। तो इस डॉक्टर ने बहुत मुझे इंटरेस्ट किया था। बहुत लोगों ने इतराज किया शुरू में जब इससे सिंड्रोम एक्स बोला, तो अब उसको मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न मेडिसिन के लोग उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि ऑल दिस थिंग्स आर हैविंग वन रूट कॉज एंड दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। नजर आ रहा सबको या थोड़ा सा और करें? ये इसी चीज़ को मैंने बोला कि दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम, if we are having type 2 diabetes, obesity, blood pressure, high blood pressure, high triglycerides, low HDL, ये सब सारी चीज़ होती है, 2 or all of them, then we go into that category of insulin resistance, that is called metabolic syndrome. और इसका एक ही रूट कॉज है, that is insulin resistance। इससे क्या क्या चीज़ होती है अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है? So over the period of time, the high blood glucose level lead to heart attack and stroke. It leads to nerve damage also. Nerve damage में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक किडनीज को अफेक्ट करती है, आँख को अफेक्ट करती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है, कोई जख्म हो गया, कोई चोट लग गई है, वो जल्दी से हील नहीं होता, इवन पैर काटना पड़ जाता है, कभी कभी गैंग्रीन हो जाता है तो उसमें पैर काटना इंक्लूड करना पड़ता है। दांतों का, मसूड़ों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है क्योंकि ये नर्व को धीरे धीरे जो फाइन नर्व्स हैं आँखों के, किडनीज के, इन सबको डैमेज करने लगता है। तो आँखों के लिए भी, किडनीज के लिए भी हाई ब्लड शुगर होना और ब्लड प्रेशर होना ये अच्छी बात नहीं है। वी हैव टू कंट्रोल इट। अगर हम लोग वैसे नहीं कर पा रहे हैं लाइफ स्टाइल से, देन वी हैव टू टेक द मेडिसिन by hook and by crook, we have to control it. And then we lead to autoimmune disorder also. यहाँ पर autoimmune disorder क्या होता है? Immune system है, it is our defense system, defense mechanism of the body, immune system. जब ये इम्यून सिस्टम जो है खुद को ही अटैक करने लगे, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस इन दिस वन, नॉट वन, देन वी मूव टुवर्ड्स दिस कैटेगरी। इट लीड्स टू कैंसर आल्सो, इट लीड्स टू अल्जाइमर, कॉग्निटिव डिसऑर्डर जो भी पहले बताया मैंने। तो यानी यहाँ से पहले बिफोर बैक्टीरिया आई वाज वर्किंग इन होवर फॉर आरामको प्रोजेक्ट। वहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं, आई विल नॉट गिव द रेफरेंस ऑफ द पर्सन क्योंकि अच्छी बात नहीं होगी। तो वहाँ पर एक मेरे दोस्त हैं जो कि जैसे आप लोग जानता था कि ये अपना रिसर्च करता रहता, तो उसके बॉस को ये प्रॉब्लम थी, वो सऊदी का। तो उसने कहा कि अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, यू डिस्कस द थिंग्स विद हिम। ये इसको क्या किया जाए? कोई कम आ गया? आ जाओ। मैं उस इंसिडेंस को बता देता हूँ। तो उसने कहा कि उसने कॉल किया, तो मैंने कहा कि व्हेन यू आर फ्री अवेलेबल इन योर रूम एंड यू आर अलोन देन कॉल मी। और तुम अपना जो भी रिकॉर्ड करना हो, पेन पेपर जो भी तुमको कन्वीनियंट लगता है वो लिख देना। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो मैं कुछ बोलूँगा, मुझे मालूम नहीं है कि व्हाट इज़ योर इशू, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में रिसर्च करता हूँ, बट आई डोंट गिव मेडिकल एडवाइस। मैं ऐसा राह चलते हुए मैं डॉक्टर को होने की मैं एडवाइस करता हूँ, लेकिन चूँकि मेरे दोस्त हैं जो कॉमन फ्रेंड कहते हैं, उसने कहा तो आई एम रेडी टू लिसन टू यू। अगर शायद मुझे कुछ मालूम होगा तो मैं कुछ बताऊँगा। तो उन लोग का एक ही हॉस्पिटल होता था यहाँ पर आरामको वाले पर। एक हॉस्पिटल उनका जॉन हॉपकिंस। तो बोले कि यहाँ मैं 5 साल से इलाज करा रहा हूँ। तो मैंने कहा बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो भी स्टेज में पहुँच गया था कि उसको फिट्स आने लगे थे।
जब पूरी बात सुना मैंने, तो मैंने कहा कि ये तुमको डॉक्टरों ने बताया नहीं कि तुमको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है? बोला ये क्या होता है, और मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा कि तुम हेल्थ के उस स्टेज में पहुंच गए हो कि जहाँ से इसको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो गया। सिर्फ तुम्हें फिट्स नहीं आ रहे, सीजर्स नहीं हो रहे, तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ हो रही है। ये चीज़ तुमको हाँ ये हो रहा, ये हो रहा, उनका ये सब सारी चीज़ हो रही है, तुमको डॉक्टर नहीं बताया। तुम जाओ वहाँ पर, पहले इसको डायग्नोज कराओ, और जब स्टार्टिंग पॉइंट में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है तो वो इट कैन नॉट बी डायग्नोज। मैं तुम्हारे साइंस देख करके कि ये सब सारी चीज़ें हो रही, तो जॉन हॉपकिंस में हो गया। मैंने कहा तुम बताना हमको क्या कर रहे हो, इफ यू वांट टू डॉक्टर टेक केयर। तो बोले कि ये तो वहाँ पर कोई इसका स्पेशलिस्ट मिला नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ब्लड सैंपल लेंगे हम लोग, देन वी विल सेंड यू इट टू यूएसए, वहाँ से 1 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी। तो 1.5 महीने के बाद वो मिला मुझसे। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आई एम पॉजिटिव। मैंने कहा पॉजिटिव क्या? बोला ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज कंट्रोल। मैंने कहा बताओ 5 साल तक तुम्हारा इलाज कर रहे थे और तुम्हें इस कंडीशन में पहुँचा दिया कि तुम कभी भी कहीं पर भी इलाज कर रहे हो, कि कैसे डॉक्टर लोग करते हैं? ये सिर्फ कमर्शियली है क्या? मैंने कहा एनी वेज नाउ यू नो। तो मैंने कहा कि मैं कुछ बोल सकता हूँ लेकिन मुनासिब नहीं, पहले तुम अभी इमरजेंसी के स्टेट है, तो पहले डॉक्टर से मिलो और इसका ट्रीटमेंट शुरू करो, और फिर मैं तुमको कुछ बताऊँगा। मैं लेट मी डू सम मोर रिसर्च इन दिस वीक, कि मैं अपने से तुक्के वाली चीज़ नहीं बता दूँगा ये करो ये नहीं करो। तो अलहमदिल्ला ये भी सिचुएशन है। हम लोग की भी गलती है, क्योंकि हम लोग अपने आप को डॉक्टरों को सपोर्ट कर देते हैं। ये लो, दिस इज द सब्जेक्ट यू ट्रीट, सॉरी सर, दिस शुड नॉट बी लाइक दिस। जल्दी घंटा हो गया टाइम आप नहीं यही कह रहे हैं ना। कहानी किससे बाद में सुनाई, काम की बात मैं बहुत जल्दी कर दूँगा, नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डायबिटीज, मैं तो सबको कंसेप्ट समझा दूँ। डिटेल में बताएं। So I will go fast, don't worry. And starting of diabetes and metabolic syndrome ये क्यों होता है, कैसे होता है? जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट एक लिमिट से ज़्यादा खाने लगते हैं, and that is for adult person it is 25 mg per day, GL per day, glycemic load per day, 25 glycemic load per day से ज़्यादा हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट खाने लगते हैं, and when there is continuous stress, physical, chemical or emotional, when we have improper sleep, and we have little or no exercise, हमारे मसले ये सब सारी चीज़ों के बारे में बोलने का फायदा नहीं। 25 GL आप बोल रहे हैं, GL बताऊँ क्या 25 GL पर डे, तो GL के बारे में बताऊँ। तो कल इफ्तार कमेटी 6 से 7 महीने वो अलग से भी मैसेज डायबिटीज के स्टेजेस क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि हाँ टाइप 2 हो गया तो दैट इज डायबिटीज, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ डायबिटीज। पहले हाई ब्लड ग्लूकोज रहेगा फास्टिंग में, और वैसे भी दूसरा होगा हाई इंसुलिन लेवल होगा, जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन भी बढ़ेगा उसको काउंटर करने के लिए। थर्ड स्टेज लो ब्लड शुगर लेवल। एक ने कहा कि खाना खाने के बाद तो मेरा ब्लड शुगर बहुत लो रहता है, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज वेरी गुड साइन। बिलो जो कैटेगरी ऑफ रेंज है उससे नॉट लो रहता है। तो मैंने कहा भाई इट इज अ साइन ऑफ अ डार्क, ऐसा है नहीं, दैट इज स्टेज 3। तो सम टाइम वी बाईपास दिस स्टेज 3। कुछ लोग को होता है, कुछ लोग को नहीं होता है कि लो ब्लड शुगर लेवल होने लगे। देन वी मूव टू स्टेज 4, दैट इज प्री डायबिटिक स्टेज। प्री डायबिटिक स्टेज के बाद वी मूव टू टाइप 2, मतलब वही आदत रही हमारी खाने पीने की लाइफ स्टाइल की, एंड इवेंचुअली वी एंड अप वो टाइप 1। इसमें क्या चीज़ समझने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये स्लाइड इसके बाद वाला स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ
Only diabetes is stage 4. So you can go back. Yes, first we have to control, then we have to reverse. क्योंकि मैं तो फुल्ली डायबिटीज हो चुका था जब मैंने अपने आप को कंट्रोल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से पूछा कैन यू डू दिस, तो कहते हैं आप इसके पास है लिक्विड एडिशन के पास का काम नहीं है, उसको ये सब चीज़ नहीं मालूम। दे विल गिव सम चार्ट, ये चीज़ खाएं, व्हाट इज दिस, आई वांट टू लिव फ्री लाइफ, मैं सब चीज़ खाना चाहता हूँ, क्यों मुझे लिमिट कर रहा है। तो जब हाई फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होगा देन मैं यहाँ देखता हूँ कि ग्लूकोज लेवल होता जाता है। So this will increase the cholesterol level in the liver. तो जब cholesterol level बढ़ेगा liver में तो then our blood becomes thicker. बहुत important है, viscosity blood की बढ़ जाएगी क्योंकि ग्लूकोज लेवल उसमें ज़्यादा है ब्लड में और इट इज़ प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आवर लीवर। तो जब लीवर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे, क्योंकि अगर हम क्या फैट बिल्कुल जीरो खाएंगे तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगी, तभी बनाती 200 ग्राम के आसपास रहेगी। तो 200 ग्राम जिंदा रखने के लिए हमको चाहिए, ये ऐसे नहीं है। हाँ, उसका लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दैन इट बिकम्स डेंजरस। तो जब उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिकम्स हाई तो ब्लड बिकम्स विस्कस, तो ब्लड एक स्टेट में रहना चाहता है, दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन में। आइसोटोनिक सोल्यूशन में होता है जो कि ब्लड को उसी कंडीशन में रहना चाहिए। तो व्हेन इसमें कोलेस्ट्रॉल ऐड होता है तो देन इट अट्रैक्ट्स और एब्जॉर्ब्स सोडियम क्लोराइड फ्रॉम आवर होल सिस्टम, क्योंकि ब्लड तो हर जगह वो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है उसको सही करने के लिए। तो जब सॉलिड इसके अंदर आ गया और ज़्यादा विस्कस रहता है, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया ब्लड का। तो बॉडी को अचानक सिग्नल पहुंचता है कि नहीं, दिस इज वेरी अलार्मिंग, ये कंडीशन बॉडी के लिए सही नहीं है। तो जब उसका ब्लड थिक हो गया, सॉलिड इसमें ज़्यादा आ गया, तो हार्ट मेहनत पड़ने लगी पंप करने के लिए। जब हार्ट बहुत ही यानी मुश्किल से पंप कर रहा है हार्ट थिक ब्लड को, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बॉडी फटाफट उसको नॉर्मलाइज करती है। कैसे? बॉडी में जितना इंटेस्टाइन में पानी है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी अपने खून को नॉर्मल करती है, यानी आइसोटोनिक सोल्यूशन में कर देती है। तो बॉडी का यानी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो बॉडी ने ब्लड पानी कहाँ से लिया? पूरे बॉडी से लिया और मैक्सिमम उसने पानी खींच लिया सारे आंतों से, स्टमक से, आंतों से, हर जगह से उसने पानी खींचा। जब उसने पानी खींचा तो वॉल्यूम बढ़ गया, फिर ब्लड प्रेशर, क्योंकि जितना खून होना चाहिए उससे ज़्यादा खून हो गया, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा। और यहाँ जब उसने ब्लड में से पानी खींचा तो उसमें से ब्लड में पानी मिलाया, आंतों से पानी कम हो गया, तो स्टूल मेरा स्टिफ होने शुरू हो गया। तो अब यहाँ से कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा। अक्सर ये डायबिटीज़ के लोग जो हैं, डायबिटिक या प्री डायबिटिक या इससे रिलेटेड लोग, ये कॉन्स्टिपेटेड रहते ही है। कॉन्स्टिपेशन एक वजह से नहीं है, बहुत सारे रीजन होते हैं, वन ऑफ द कॉजेज। तो मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ कि when there is high insulin, we are having insulin resistance और कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है वगैरह वगैरह, ये बोल चुके हैं। स्टेज 3 लो ब्लड शुगर लेवल, ये सबके साथ नहीं होता, सम पीपल हैव दिस, इसको कहते हैं इंटरैक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, यानी बहुत ज़्यादा इंसुलिन बॉडी छोड़ देती है ताकि कंट्रोल कर ले। तो इस स्टेज में बॉडी फैट डिक्रीज होने लगता है। तो कभी कभी सोचते हैं कि बॉडी फैट इज डिक्रीजिंग, तो वी आर वेरी गुड। ऐसा जनरली होता है, बिकॉज एज वी एज वी आर कीपिंग द सेम लाइफ स्टाइल, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम थिंग, सेम गोल। बट ऐसा लगता है लेकिन एक्चुअली होता नहीं। इसके बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज टाइप 2
stage is type 1. अब जब ये सारी चीज़ होती है तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। अगर हम टेस्ट कराएं जिसका ये सब चीज़ गड़बड़ हो रहा है तो उसमें दो चीज़ की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन मिलेगी, एक विटामिन B12 की और दूसरा कैल्शियम की, D3 की। तो अगर वो चेक कराते हैं तो क्यों कमी हो रही है, नॉर्मल तो पहले नहीं होता था, किसी और बच्चे को नहीं हो रहा, मुझे क्यों हो रहा, मैं तो वही खाना खा रहा हूँ, उसी घर में रहता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि सेल्स जो है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो सेल अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या शुगर जो इंसुलिन लेकर के डंप करने के लिए आता सेल के अंदर, तो सब के दरवाज़ा बंद जाता है। जो उसने इंसुलिन के लिए शुगर के लिए बंद किया, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट में तो एक डोर बंद हुआ, ब्रिज का एक ब्लॉक कर दिया हमने रास्ता, तो जितनी भी गाड़ी है, चाहे ट्रक हो चाहे बस हो कार हो, कोई भी नहीं जा सकती, सब नहीं जाते बाहर। तो देन वी हैव टू टेक सप्लीमेंट। और जब तक कि उस कंडीशन को नहीं सही किया जाता तो इट विल नॉट वर्क। तो ऐसा नहीं कि डेफिशिएंसी हो रही है और मैं तो डाइट से सिर्फ कंट्रोल करूँगा, नहीं, इतने बहादुर या शेयर बनने की जरूरत नहीं। यू हैव टू टेक मेडिसिन एज वेल एज डू द गुड थिंग्स। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, क्या आर्टरीज डैमेज होने लगता है, ब्लॉक होने लगता है, नर्व भी डैमेज होने लगती है, और ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब यहाँ पर GL की बात जो कर रहे थे, ये मैं इसको जूम इन करके, दिस इज द की स्लाइड आई विल से। इस चीज़ को बहुत सिंपल है, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस वन। लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, क्यों खा लूँ, कितना खा लूँ, और उसके अंदर व्हेन वी डू द न्यूट्रिशन एनालिसिस तो कहते हैं मेथी खा लो, ये डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ये बोला जामुन का बीज खाओ ओके। तो इफ वी डू द रियल एनालिसिस तो उसमें क्या केमिकल है जो कि उस कंडीशन को सही कर सकता है, देयर इज नथिंग सच। कुछ चीज़ों में वो हेल्प करेगा, लेकिन जैसे कि इसमें दो टर्म निकल कर आते हैं। सबसे पहला था ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये खाने का, फ्रूट का या फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, बहुत लो है, बहुत अच्छा है। बट व्हाट इज दिस ग्लाइसेमिक इंडेक्स? और उसी के हिसाब से हम फैसला करने लगते हैं कि ये चीज़ खाएंगे नहीं खाएंगे, ऐसा है नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज़ है जो कि बताता है कि कितनी तेज़ी से वो जो आप खाएंगे आपका ब्लड शुगर को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज़, मैं सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड तो इसमें डेफिनेशन लिखे हुए हैं। ग्लाइसेमिक लोड क्या है? ग्लाइसेमिक लोड वो चीज़ है जो आपको बताएगा कि आप ये कितना ग्राम खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर कितना लेवल बढ़ेगा, सिंपल लेवल। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा? ग्लाइसेमिक लोड किसी चीज़ का, कि बॉडी में जब वो खाएंगे तो कितना ब्लड शुगर हमारा बढ़ेगा एक्चुअली। उसको ये यानी दो हमने लिंक यहाँ लगाया हुआ है, दो छोटे छोटे, कोई भी इसको सर्च कर सकता है। ये गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। तो ये मैंने कोई अपनी तरफ से ईजाद नहीं किया है, उससे स्टडी और उससे मेडिकल जर्नल से निकाला मैंने कि कैसे उन लोगों ने स्टडी किया। तो इसमें उन्होंने बताया कि when the glycemic load of any food is more than 20 points, it is not good, it is high. And when it is between 11 to 19 points, it is medium. And when it is below 10 points, it is very good. तो अब किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड कैसे निकाला जाए? विल गो बाय दिस फार्मूला। ग्लाइसेमिक लोड क्या है? फार्मूला लिखा और फार्मूला को बिल्कुल नहीं देखिए। अभी नाउ फोकस ऑन वीट 100 ग्राम, 100 ग्राम हमने गेहूँ लिया, उसका ग्लाइसेमिक लोड कैसे निकलेगा? तो ये फार्मूला को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल बी रिटन ऑटोमेटिकली इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अभी कॉन्शियसली आप वीट को समझिए, इट विल गो ऑटोमेटिकली देयर। तो वीट व्हेन वी टेक वीट 100 ग्राम, इसमें कितना
ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इट इज 54 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और इसमें कार्ब्स पर 100 ग्राम कितना है वीट में 75। तो ग्लाइसेमिक लोड क्या हो गया कि व्हेन वी मल्टीप्लाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दिस फर्स्ट वन, दिस ग्लाइसेमिक इंडेक्स विद दिस वन एंड डिवाइड इट बाय 100, देन अपने क्या उसमें मोबाइल में आप लोग करके देखिए, देन यू गेट अ नंबर 40.5। तो जो साइंटिस्ट लोगों ने बताया था कि ग्लाइसेमिक लोड का रेशियो कितना क्या होना चाहिए, क्या नंबर होना चाहिए, कम क्या था ये अबव 20 इट इज टू हाई। अगर इसका 11 to 19 रहता है इट इज गुड, और बिलो 10 रहता है तो गेहूं का कितना निकल कर आया 40.5। अब इसको देख लेते हैं कि 100 ग्राम अगर हम गेहूं की रोटी खाते हैं, अब गेहूं में भी अलग अलग किस्म का आटा होता है, कोई मैदा वाला हो गया, कोई चोकर वाला हो गया, कोई चोकर का मिलता है मुझे फाइबर होता है, तो इट डिपेंड। तो कम ज़्यादा हो सकता है, 40 का 45 हो सकता है, 40 का 39 हो सकता है, तो जो अभी स्टैंडर्ड है सिर्फ लेके सकते हैं। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई इसमें ग्लाइसेमिक लोड, one glycemic load is equal to 1 gram of pure glucose, and that will raise 5 mg per dl of blood sugar। यानी एक ग्लाइसेमिक लोड जो है ब्लड शुगर कितना बढ़ाएगा 5 mg per dl। सिमिलरली 5 ग्लाइसेमिक लोड कितना बढ़ाएगा 25 mg per dl। सबको नजर आ रहा है? ओके, देन 20 ग्लाइसेमिक लोड कितना बढ़ाएगा 100 mg per dl और ब्लड शुगर लेवल। तो जब डॉक्टर टेस्ट करते हैं फास्टिंग का तो दे देगा 100 है तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल वेरी गुड, 100 से बिलो और अच्छा। तो 20 ग्राम ग्लाइसेमिक लोड अगर हम खाते हैं तो उस बेसिस पे साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया कि हमको ग्लाइसेमिक लोड का रेंज जो है कितना रखना चाहिए। तो अगर हम वीट खाते हैं तो वीट का 100 ग्राम वीट का ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ाएगा 202.5, इतना ब्लड शुगर लेवल राइज करेगा। तो अभी सोच रहे हैं 50 ग्राम की एक रोटी खा रहे हैं या 50 ग्राम की 2 रोटियां खा रहे हैं या 3 या कितना, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राइस से कितना बढ़ेगा, राइस में भी डिफरेंट वैराइटीज होती हैं, डिफरेंट किस्म होते हैं। तो राइस में 295 mg per dl ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। और बेसन का लिया मैंने तो बेसन का है ग्लाइसेमिक लोड 5.8 ग्राम, वो कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा की बात कर रहे हैं, गेहूं की रोटी कितने ग्राम होती है? इतना बढ़ाएगा। तो 5.8 ग्लाइसेमिक लोड अगर ऊपर हम देखें हाई मीडियम लो, इसमें कहाँ किस कैटेगरी में आता है, लो वाले कैटेगरी में आता है ग्लाइसेमिक लोड। ये बात अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर उसको समझना सिस्टम की स्लाइड क्लियर है। ये जिसको समझ में आ गया तो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू ग्लाइसेमिक आसान है, कार्ब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से डिवाइड कर दिया एंड वी गेट द रिजल्ट। इसका मतलब तो ये बात है कि पकोड़े हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग, असली घी के हो तो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग आफ्टर दिस, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू कंक्लूड देसी घी। तो व्हाट टाइप ऑफ कार्ब वी शुड ईट। ये कार्ब तो मैं ऐसा नहीं करूँ कि कार्ब नहीं खाना चाहिए, अगर वो नहीं खा तो बॉडी हमारी जो है वो कार्ब को डील करना छोड़ देगी, और जब भी अगर कार्ब खाएंगे तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस, क्योंकि वो उस चीज़ को उस चीज़ से लड़ना है, उसको कंट्रोल करना उससे छोड़ दिया, उसके ऑर्गेन्स की फीलिंग के लिए। तो वी शुड ईट गुड टाइप ऑफ कार्ब। गुड टाइप ऑफ कार्ब में क्या क्या चीज़ें, बहुत सारे फाइबर्स हैं, लो कार्ब, स्लो कार्ब, लो कार्ब, बहुत किस्म है। तो अभी मैं बताऊंगा उसका सिंप्लीफाइड वर्जन। वी शुड स्टॉप ओवर ईटिंग नहीं करना है। वी शुड स्टॉप कहीं भी ऑफिस में भी कुछ रखा हुआ खाने के लिए, घर में भी कुछ रखा हुआ, कहीं से आया थोड़ा सा खा लिया नमकीन, थोड़ा सा कुछ मिठाई खा लिया, कुछ और खा लिया। वी शुड स्टॉप ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। इसीलिए नहीं आया वो। जितने बार हम खाएंगे उतने बार इंसुलिन बढ़ेगा, चाहे उसको अगर ब्लड में शुगर मिल रहा है तो इट विल बी मोर हार्मफुल। अगर ब्लड में शुगर नहीं मिला, खाने में उसका शुगर नहीं, तो इंसुलिन विल कम एंड गो डाउन वेरी फास्ट।
परसेंट पे शुगर मिला तो वो तो और देर तक रहेगा।